नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लासेज में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या विशेषता है, तो यहाँ से हमारे क्या प्रश्न बनता है। ठीक है, बहुत सारी विशेषता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से हमारी प्रश्न बनता है उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न तो हमारा ऐसा ही बन जाता है कि आपको कोई 3 विशेषता दे दी जाएगी और एक बदल दी जाएगी। ठीक है, और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या कहते हैं भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। जैसे हम बात करें, हमारे यहाँ दे रखा है संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, और जबकि अमेरिका में होती है अध्यक्षात्मक। ठीक है, संसदीय में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रमुख होता है और जो राष्ट्रपति होता है वो सैद्धांतिक प्रमुख होता है। जबकि अध्यक्ष वाले में क्या होता है कि जो क्या कहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के पास पूरी पावर होती है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे नाम मात्र का होता है। तो आपको यहाँ दे दिया जाएगा 3 दे दिए, 3 देने के बाद यहाँ संसदीय के जगह क्या करता है, अध्यक्षीय कर दिया। तो आपको ये चीज़ समझनी है। तो पहला प्रश्न तो आपके ऐसे ही बनेगा कि एक यहाँ पे संसद की जगह अध्यक्ष शासन व्यवस्था दे देगा। तो पहला प्रश्न तो आपके इस तरह से बन सकता है। दूसरा प्रश्न किस तरह से बनता है कि ये जो विशेषताएँ इनके अंदर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो हम उन सबकी चर्चा करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं पहली विशेषता है सबसे विशाल और लिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान जो सबसे पहला है वो अमेरिका का है, लेकिन हम बात कर रहे हैं विशाल के तौर पे। देखें, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आप बताना भारत का, और लिखित भी है। ठीक है, क्यों लिखे, क्या क्या है इसकी विशेषता, तो ध्यान रखना इसमें 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है, इसके 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में। जब बना जब कितनी थी, तो जब 8 थी। ठीक है, फिर इसके 5 परिशिष्ट है। 5 क्या है, 5 परिशिष्ट है। तो ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न बनते वहाँ दे दिया जाएगा कि 300 कितने अनुच्छेद है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। उसके अलावा माना मिसमैच करने वाला कैसे भी करके आपको दे सकता है। 22 की जगह 20 भाग कर देगा, 12 अनुसूची की जगह 10 कर देगा, 5 की जगह 4 कर देगा। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, अनुसूचियाँ वर्तमान में 12, और जब लागू हुआ था संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 है। फिर परिशिष्ट, तो 5 परिशिष्ट है। तो ये हमारे पहली विशेषता जो है सबसे विशाल संविधान, इस पर बनता है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। आपसे पूछ लिया जाएगा इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है, देखो यहाँ समझो, संपूर्ण यानी पूरी तरीके से। फिर है प्रभुत्व, तो प्रभुत्व यानी आप मानो कि हम क्या मानते हैं, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो उसी तरह से प्रभु। ठीक है, यानी जैसे हम कहते हैं ना प्रभु में शक्ति है, तो उसी तरह से भारतीय संविधान शक्ति प्रदान करता है यहाँ के जो भी लीडर्स वगैरह हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और जो बाहरी मामले उनमें पूरी रूप से क्या है, स्वतंत्र है। तो इस पर आपके क्या प्रश्न बनेगा कि बाहरी व आंतरिक रूप से। ठीक है, आंतरिक रूप से क्या है, भारत है स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र कैसे, कि किस देश के साथ व्यापार करना है, किस देश के साथ संधि करनी है, किस देश के साथ युद्ध लड़ना है। ठीक है, किस देश के साथ समझौता करना है, या उसके जो राज्य है उनके लिए क्या क्या काम करने हैं, तो वो अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। फिर है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है कि भारत में जो शासन है वो आपने पढ़ी है परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा डेमोक्रेसी की, कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, तो जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये लोकतंत्र की परिभाषा है हमारी। और गणराज्य, गणराज्य क्या होता है कि यहाँ का एक राष्ट्रपति होगा, यहाँ का एक व्यक्ति प्रमुख होगा और वो राष्ट्रपति होगा और वो चुना जाएगा। ठीक है, जैसे मन पहले के टाइम राजतंत्र होता था। राजतंत्र क्या होता था कि राजा को चुना जाता, मतलब चुना नहीं जाता था कि राजा का पुत्र राजा होता था, लेकिन हमारे राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं होगा, हम उनको चुनेंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। अगली विशेषता पे आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष पे प्रश्न आ जाता है कि भारत किस तरह का है। अब यहाँ समझना, यहाँ आपको पंथ निरपेक्ष की जगह दे दे धर्मनिरपेक्ष, तो वो गलत हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, किसी धर्म को क्या
कि किसी का हनन नहीं करता और किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदुस्तान है इसका नाम, या हिंदू लोग ज़्यादा है तो वो हिंदुओं को तो ज़्यादा दे और मुस्लिम या जो अल्पसंख्यक है, बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है, उनको सारी सुविधाएं दे रखी है ताकि उनको ये नहीं लगे कि हम अल्पसंख्यक है, हमारे हितों को सरकार ध्यान नहीं देती है। तो भारतीय संविधान कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष दे दे तो वो गलत हो जाएगा। तो भारतीय संविधान किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। समाजवादी राज्य का मतलब है कि समाज के हित को देखते हुए काम करेगा। ठीक है, समाजवादी क्या होता है, समाजवादी का मतलब है कि ना तो प्रॉफिट और ना लॉस। ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना प्राइवेट सेक्टर है, तो जैसे वो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो अपने मुनाफे के लिए काम करता है, लेकिन जो कमेटी होती है या समाजवादी होता है तो वहाँ पूरे समाज का भला देखा जाता है, किसी एक का नहीं देखा जाता। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है, मैंने आपको बता ही दिया। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ का जो प्रमुख व्यक्ति होगा, जो राष्ट्रपति होगा, उसके हाथ में वो संवैधानिक प्रधान होगा। राष्ट्रपति क्या होगा, संवैधानिक प्रधान होगा। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होगा, तो जो वास्तविक प्रधान होगा वो होगा प्रधानमंत्री यानी पीएम। ये होती है संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना कि वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होगी, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। इकहरी नागरिकता, यानी जैसे अमेरिका में क्या कहते हैं, दो तरह की नागरिकता, वहाँ दोहरी नागरिकता है। एक आप भारत, जैसे भारत होता, भारत में दोहरी नागरिकता होती तो क्या होता कि वहाँ पे इस तरह से कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के भी नागरिक हो और उसके अलावा माना वहाँ पे जो भी राज्य है तो आप उसके भी नागरिक हो। लेकिन हम क्या है, हमको इकहरी नागरिकता दी गई है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, हम यही कहेंगे हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, फिर है कठोर और लचीलेपन। कठोर का मतलब है कुछ मामलों में बहुत कठोर है, संशोधन नहीं किया जा सकता, और कुछ मामलों में बहुत लचीला है, संविधान में संशोधन आसानी के साथ हो जाता है। तो वो अलग अलग उपबंध है। ठीक है, फिर है एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक कैसे और संघात्मक। संघात्मक का मतलब होता है एक तरफ तो केंद्र सरकार होगी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और राज्यों में राज्य सरकार होगी, यानी इनका क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, राज्य हो गए और राज्य के ऊपर केंद्र होगा। तो संघात्मक भी हो गई, अलग अलग राज्य की अलग अलग सरकार होगी, सबके अलग अलग संघ हो गए, अलग अलग सरकारें होगी। और एकात्मक भी है कि जब भी कोई आपातकाल की स्थिति है, ऐसा कोई भी व्यवस्था होती है तो सारा शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, आपातकाल लागू हो जाता है। उस कंडीशन में सारी शक्तियाँ जो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है, तो यानी सारी शक्तियों को क्या हो जाता है, एकात्मकता आ जाती है उसमें। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली हमारी विशेषता है 10वीं स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका। यहाँ पे जो न्यायपालिका बनाई गई है वो क्या है, उसने जो निर्णय दे दिया, जो डिसीजन दे दिया, वो स्वतंत्र है अपने डिसीजन देने के लिए। और एकीकृत, यहाँ पे भी एकीकृत व्यवस्था पाई जाती है, यानी अंतिम रूप से जो निर्णय मान्य होगा वो किसका होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। ठीक है, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का मृत्युदंड वगैरह दे दिया है तो फिर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उसको समाधान भी कर सकता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो इस तरह से हमारी 10 विशेषता है, जो किसमें क्या पर्सन बनता है वो मैंने आपको सारा बताने का बताया है। और अब आपको सर ये याद नहीं रहता तो देखो थोड़ा सा इनको भी मैं आपको बताता हूँ कि इनको आप कैसे याद रख सकते हो इजी गोइंग, कि आप थोड़ी गिनती बोलो और आपको याद आ जाए। तो देखो एक तो सबसे विशाल या लिखित, तो आप ऐसे याद रखो कि घर में एक व्यक्ति होता है और उसी की मतलब जो घर में सबसे बड़ा होता है, अब चाहे वो दादाजी हो चाहे पापा जी हो। ठीक है, तो एक कहते ही दिमाग में आना चाहिए सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा। ठीक है, दो, तो जैसे दो लिख रहे हैं इसी तरह से यहाँ पे संपूर्ण लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में बिठाओ कि दो लिखते ही क्या आना चाहिए, संपूर्ण या प्रभुत्व संपन्न। फिर तीन, तो तीन लिख रहे हैं तो तीन इस तरह से लिख रहे हैं, इस तीन को आप ऐसे दिमाग में सेट कर लो, तीन को इसकी जगह ऐसे घुमा दिया तो ऐसे बन गया ले से लोकतांत्रिक याद आ जाना चाहिए आपको। फिर चार, तो देखो चार के जैसे क्या लिख रहे हैं, पंथ लिख रहे हैं, तो चार कहते हैं आपके दिमाग में क्या जाए, पंथ आ जाना चाहिए। पाँच, तो आप कहते हो ना कि समाज के 5 लोगों में बात खराब हो जाएगी, है ना, आपने सुना है ना, 5 लोग मिलते ही पंच परमेश्वर, 5 लोग समाज के 5 लोग जाते
कोई भी निपटारा करना होता है तो 5 कहते ही ध्यान आना चाहिए कि 5 यानी सामाजिक, तो समाजवादी। फिर 6 यानी है, ठीक है, क्या, संसद है, हमारे पास क्या है, संसदीय व्यवस्था है। फिर 7, तो 7 फेरे खा के किसको लाते हो, या तो पति को या पत्नी को, तो इकेरी, अकेली आती है वो, ठीक है, पूरा घर परिवार थोड़ी लेके आ जाती है। तो 7 फेरे किसके साथ खाए, एक को ही लाए 7 फेरे खा के, तो इकेरी नागरिकता। फिर 8, ठीक है, तो 8 की तरह ही देखो कठोर, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कठोर, इस पे के की जगह, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये के कैसे बन रहा है, जैसे इसको ऐसे बना दो ऐसे, तो एक तरह से 8 बन गया कि ये 8 इस तरह से थे, ये लो ये के बन गया, तो आपको याद आ जाएगा कि ये क्या हो गया, कठोर के बनेगा, यानी कठोर संविधान। 9, तो एकात्मक और संघात्मक। अब आप यहाँ तेपाई नहीं कर पा रहे कि एकात्मक है या संघात्मक, तो कोई पूछ रहा है एकात्मक है तो आप कह रहे हो नो, नहीं, क्योंकि संघात्मक भी है। कोई कह रहा है संघात्मक है तो आप कह रहे हो नो, एकात्मक भी है। तो नो कहते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एकात्मक व संघात्मक। और 10, ठीक है, तो बस बहुत हो गया। अब मैं क्या होना चाहता हूँ, स्वतंत्र होना चाहता हूँ और एकीकृत न्यायपालिका। तो इस तरह से आप ये सारा याद कर सकते हो कि एक घर में बड़ा होता है, 2 कहते ही संपूर्ण, 3 कहते ही लेखी तरह लोकतांत्रिक, 4 कहते ही पंथ, 5 कहते ही समाज के 5 लोग समाजवादी, 6 कहते ही संसद की संसद 6, 7 फेरे खा के लाए इकेरे को, 8 तो इस तरह से बना दो, कठोर हो जाएगा, 9 एकात्मक व संघात्मक, और 10 स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। और कुछ इसकी विशेषताएं जिनकी हम चर्चा करते हैं आगे। देखो आगे हम बात कर रहे हैं 10 शक्तियाँ, 10 विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। अगली विशेषता हमारी 11वीं, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी हाई कोर्ट है या आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो जो अपना जो निर्णय दे चुके, डिसीजन दे चुके, उनको पता लगता है कि उन्होंने जो डिसीजन दिया है और उनको कोई ऐसे प्रूफ मिले या प्रमाण मिले, और वो केस दोबारा ओपन किया जाता है, रीओपन। और करने के बाद में देखा जाता है कि क्या कहते हैं, उन्होंने जो डिसीजन दिया वो वास्तव में गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि साक्ष्य उनको ऐसे दिखाए गए थे कि इसका मर्डर राम ने किया, बल्कि राम ने नहीं करके किसने किया, श्याम ने किया। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, अपने डिसीजन को चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं तो इस चीज़ को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी उन्होंने जो न्याय दे दिए उसका वो दोबारा से क्या कर रहे हैं, मतलब पुनरावलोकन कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है, तो एक तो ये है कि न्याय पुनरावलोकन शक्ति किनके पास है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगला प्रश्न यहाँ जो बनता है वो आपके ही बन जाता है कि ये जो न्याय पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये हमने किस देश से ली है, तो ये हमने लिया अमेरिका से। किससे लिए, अमेरिका से। तो ये भी आप ध्यान रखना। वैसे अभी हमने संविधान में किस देश से क्या अपनाया, तो वो पूरा आपको मैं चार्ट बना के भी समझाऊंगा और याद भी कराऊंगा, ठीक है। अब सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अब यहाँ पे क्या प्रश्न बनता है, यहाँ पे हमारे ये प्रश्न बनता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार में, यहाँ सार्वभौम से मतलब है आपको सभी जनों को, लेकिन सभी जने कौन, भाई जो छोटा बच्चा उसको ही दे दोगे क्या आप अधिकार, नहीं। वयस्क मताधिकार, मताधिकार में मतलब है कि आप जो लोकसभा या राज्यसभा या ग्राम पंचायत इनके जो चुनाव होते हैं सरपंच वगैरह के सबके, और उनमें आप क्या रखते हो, अधिकार रखते हो मत देने का, आप अपने नेता को चुनने का अधिकार रखते हो। अब वयस्क, तो वयस्क से मतलब क्या है, यहाँ पे क्या प्रश्न बनता है वो देखिए आप। पहले जब संविधान लागू हुआ उस समय 21 वर्ष थी इसकी आयु, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ 61वां, और उसके तहत आयु क्या कर दी है, 18 वर्ष। तो ये वाला प्रश्न यहाँ पूछ लिया जाता है आपके। सार्वभौम का मतलब है सभी जनों को, पर किनको दिया जाएगा, जिस व्यक्ति की आयु 18 साल के ऊपर है। जब संविधान लागू हुआ, जब हमने 21 साल वाले को अधिकार दिया, ठीक है, उस समय हमने 21 वर्ष वाले को अधिकार दिया। जबकि अंग्रेज़ों के समय क्या था, अंग्रेज़ों के समय यह था कि जो पैसे वाले व्यक्ति थे, जो धनाढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हीं को कुछ अधिकार थे मत देने का, हर व्यक्ति को अधिकार नहीं था। लेकिन भारतीय संविधान ने ऐसा अधिकार दिया है, चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, बस उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, वर्तमान में 18 वर्ष। जैसे ही वो 18 वर्ष का होता है उसको मत देने का अधिकार मिल जाता है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा गया है कि वयस्क मताधिकार की आयु क्या है, तो 18 वर्ष। और जब संविधान लागू हुआ जब कितनी थी, तो 21 वर्ष। के संविधान संशोधन के तहत ये उम्र कम कर दी गई। तो ध्यान रखना 61वां संविधान संशोधन के तहत, तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। फिर आगे देखिए,
आपातकालीन प्रावधान। और आपातकालीन प्रावधान क्या है, तो ये जो राष्ट्रपति के पास होते हैं, इसमें राष्ट्रपति वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, वहाँ मैंने आपको बता रखा है कि अनुच्छेद 352, अगर भारी आक्रमण होगा हमारे देश पे, कोई भी देश आक्रमण कर देता है तो 352 अनुच्छेद, 356 अगर हमारे आंतरिक विद्रोह हो जाता है तो हम 356 लगाएंगे, और वित्तीय आपातकाल हो जाता है तो 360। तो इन पे प्रश्न आ जाते हैं अक्सर। तो इसकी डिटेल चर्चा मैंने राष्ट्रपति वाले वीडियो में आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ सारी ट्रिक्स वगैरह बता रखी है, 52 की, 56 की, 60 की, ठीक है, कब कब लागू है, सब चीज़ें बता रखी है, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो हमारे पास आपातकालीन शक्ति है। फिर बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार हमारा टॉपिक भी है, इस पर भी मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है, तो आप वो वाला वीडियो देखिए मूल अधिकार का। यहाँ प्रश्न आ जाता है कि हमको कितने मूल अधिकार है। तो जब संविधान लागू हुआ ना, जब हमको 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमको 6 मूल अधिकार है, ठीक है, समानता का, स्वतंत्रता का, ऐसे धर्म की स्वतंत्रता का, ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का, तो ऐसे पूरे के पूरे। तो मूल अधिकार वाले में जो भी आपके 14 से लेकर 35 तक, ठीक है, तो वो मूल अधिकार वाले जो वीडियो है वो देखिए, उसमें एक एक की मैंने ट्रिक बता रखी है। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे, आप मूल अधिकार वाला देखिए। क्या प्रश्न बनता है सिंपल सा आपके विशेषताओं को लेकर के, तो मैंने बता दिया मूल अधिकार शुरू में 7 थे और वर्तमान में 6 है। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ऐसा कोई खास प्रश्न नहीं बनता सरकार की नीतियाँ निर्धारित करने के लिए। आगे हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो यहाँ बात समझिए, पहले थे 10। पहले जब संविधान लागू हुआ, जब 0 थे, संविधान जब लागू हुआ 1950 में, तब कितने थे, तो संविधान में 0 थे। फिर 1976 में क्या किया, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। तो इसका भी मैंने पूरा का पूरा आपको वीडियो अवेलेबल करा रखा है, तो आप वहाँ देखिए, वहाँ एक एक मौलिक कर्तव्य मैंने आपको याद करवा रखा कि पहला क्या कहता है, ठीक है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, चौथा क्या कहता है, सारी बात बता रखी है। आप वीडियो देख लोगे आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। 7वां क्या कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करो, ठीक। पहला कहता है संविधान की जो प्रावधान है उनको, नियम को अपनाओ, सम्मान करो। दूसरा कहता है राष्ट्रीय आंदोलन का जो भाग लेने वाले तत्व हैं उनका सम्मान करो। तीसरा कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एकता अखंडता, ठीक है। चौथा कहता है देश की रक्षा करो। 5वां कहता है भाईचारे की भावना रखो, ठीक है। तो इस तरह से पूरे के पूरे मैंने आपको वहाँ समझा रखा है, आप वो वीडियो देखोगे आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। फिर देखो विश्व शांति का समर्थन। तो विश्व शांति, भारत क्या है कि एक शांतिप्रिय देश रहा है शुरू से ही, कि हम किसी देश पे आक्रमण नहीं करेंगे किसी को हथियाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि अन्य कई देश ऐसे करते हैं, जैसे भी तालिबान ने किया अफ़गानिस्तान पे आक्रमण करके उसको हथिया लिया, तो उस तरह भारत नहीं है। भारत शांति प्रिय देश है, तो शांति का क्या करता है, समर्थन करता है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, आतंकवाद का विरोधी है। फिर है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी हमारा भारत कैसा है, हमारे भारत की विशेषता है कि यहाँ पे लोगों के कल्याण के लिए क्या की जाती है, राज्य की स्थापना की जाती है, ठीक है, जिसको हम राम राज्य भी कह सकते हैं, कि सब सर्वोपरि क्या होगा, लोगों का कल्याण होगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको 18 विशेषताएं बताई है, इनमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो सारे आपको बताएं, उनको आप अच्छे से देख लो। अब हम बात करते हैं कि किस देश के संविधान से हमने कौन सी विशेषता ली, क्योंकि अगर प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा तो फिर प्रश्न आपसे वहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो हम वो बात करते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान ने जो हमने विशेषताएं पढ़ी थी, तो कौन सी विशेषता किस देश से अपनाई है। तो अधिकांश इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो या तो विशेषताएं पूछेगा, उनके अंदर क्या प्रश्न बनेंगे मैं आपको बता चुका, या फिर सबसे अधिक बार इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है, मिसमैच करने वाला भी दे देता है, या फिर पूछ लेता है कि ये विशेषता जैसे डायरेक्ट पूछ लेगी मूल कर्तव्य किस देश से अपनाएं। तो उस कंडीशन में हमको पता होना चाहिए कि किस देश से हमने क्या अपनाया। तो कोई कठिन नहीं है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप समझिए। देखिए रूस से हमने क्या अपनाया, मूल कर्तव्य। तो आप तो कर्तव्य याद रखो, ठीक है, या मौलिक कर्तव्य लिखा जाए बात वही है। तो रूस, अगर कोई रूस जाता है तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उसको मना ले। होता ही नहीं होता भाई, हमारा कर्तव्य क्या है, कोई रूस गया है ना, जैसे छोटे बच्चे वो रूस गए तो माता पिता का कर्तव्य क्या है, उसको मना ले। ये थोड़ी कि घर के बाहर ही निकाल दे। तो ये वाली चीज़ें इस तरह से याद रखोगे तो आसानी से याद रहेगा। फिर जापान क्या कहता है, विधि का शासन।
कि यहाँ पे कानून होने चाहिए, किस तरह से कानून बनेंगे, तो वो हमने कहाँ से लिया, जापान से। कैसे याद रहे, तो ऐसे याद नहीं रहेगा। आप इसमें ये वर्ड पकड़ो, पान। पान बनाने की क्या होती है, विधि होती है। पान बनाने की क्या होती है, विधि होती है। आप जानते हो, पान वाले को पहले पान निकालेगा, उसको साफ़ करेगा, फिर उस पर कत्था वगैरह जो भी है सब कुछ लगाएगा, तब जाके आपको देगा। ठीक है, हम तो उसका पूरा क्या एक प्रोसेस है। तो जापान में पान बनाने की क्या होती है, विधि होती है। आप ऐसा दिमाग में रखो तो आपको अपने आप वहाँ जापान और विधि याद आ जाएगा। फिर देखो फ्रांस, तो फ्रांस की जगह ऐसे याद रखो, फंस गए। अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या बन गया, फंस। ठीक है, या फांस, ये क्या बन गया, फांस। अगर किसी व्यक्ति के फांस लग जाए तो वो क्या दिखाएगा, समानता दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। भाई जैसे किसी के हाथ बंधे हुए पीछे की ओर, तो हम क्या कहेंगे कि भाई आप, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, आप मेरे जो कील लगी हुई है वो आप निकाल दो, आपके जो कील लगी हुई है वो मैं निकाल देता हूँ। तो हम क्या दिखाएंगे, समानता दिखाएंगे, बंधुत्व दिखाएंगे उस व्यक्ति को। और समानता, बंधुत्व हो गया, भाईचारे की भावना और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो फंसने पे हमको क्या याद आता है कि गणतंत्र ही अच्छा था। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। फिर देखो आगे हम बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका आप जानते हो एक क्या है, पावरफुल देश है। अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। तो अमेरिका, जिसके पास शक्ति होती है वही क्या दे सकता है आपको, अधिकार। ठीक है, अभी किसी की कोई ज़मीन है तो वही तो कहता है कि भैया आप क्या करो, आप मेरे ज़मीन में मतलब हल चला लो। अब उसके पास अधिकार ही नहीं है तो वो ऐसे थोड़ी कह देगा। अभी राजस्थान सरकार है तो राजस्थान के अंदर अंदर उसका अधिकार है कोई भी कार्य करने का, वो जाके हरियाणा में थोड़ी कोई काम कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें, अमेरिका पावरफुल देश है, तो जो पावरफुल होता है उसको क्या होता है, अधिकार होता है। तो हमने अधिकार कहाँ से लिए, अब मूल और जोड़ दो, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। फिर देखो स्वतंत्र न्यायपालिका, अधिकार देने के साथ साथ जब आपके अधिकारों का हनन होगा तो आपको क्या चाहिए, न्यायपालिका चाहिए। तो न्यायपालिका भी हमने कहाँ से लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी हमने वहीं से लिए। फिर न्यायपालिका में मैंने आपको बताया था कि कभी अगर कोई गलत न्याय दे दिया तो फिर हम क्या करेंगे, उस न्याय का दोबारा से पुनरावलोकन कराएंगे। जैसे आप करते हो ना, आपकी कॉपी अच्छे से मार्क्स नहीं आए, नंबर नहीं आए, तो आप क्या करते हो, रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगा देते हो, रीचेकिंग का फॉर्म लगा देते हो। ठीक है, कि भैया सब दोबारा से चेक करो। तो उसी तरह से अधिकार दिए अमेरिका ने। फिर अधिकार का हनन हुआ तो कहाँ गए, न्यायपालिका गए। न्यायपालिका, तो यहाँ पे भी न्यायिक पुनरावलोकन आ जाएगा। फिर अधिकार मिलने से हम क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए, तो संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगी। फिर निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए, राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे पहले राजा का बेटा राजा बन जाता था, ऐसा उत्तराधिकारी नियम हो। तो राजा राष्ट्रपति होगा, वो निर्वाचित होगा। ये बात हमने कहाँ से ली है, ये बात हमने अमेरिका से ली है। फिर महाभियोग, अब जब राष्ट्रपति चुना जाएगा और माना राष्ट्रपति सही नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम राष्ट्रपति पे लगा सकते हैं महाभियोग, और राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं। तो राष्ट्रपति को नियुक्त करने का और राष्ट्रपति को हटाने का जो अधिकार लिया है वो हमने कहाँ से लिया है, वो उपबंध हमने लिया है अमेरिका से। फिर है उपराष्ट्रपति का पद। अब राष्ट्रपति हट गया, राष्ट्रपति को आपने हटा दिया तो उसकी जगह किसी को तो बिठाओगे। तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने यहीं से लिया है। तो आप सिर्फ एक बात ध्यान रखो, अमेरिका, कि अमेरिका शक्तिशाली देश है, अमेरिका के पास अधिकार है। अधिकार का हनन हुआ तो कहाँ गए, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी, न्याय पुनरावलोकन करेगी। फिर न्याय पुनरावलोकन क्यों कर रही है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता है, उसने उसको ये शक्ति प्रदान की है। फिर निर्वाचित राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति को नियुक्त भी करेंगे और राष्ट्रपति को हटाएंगे, हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। और राष्ट्रपति को हटा दिया तो किसको बिठाओगे, तो उपराष्ट्रपति को। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपको आसानी से याद रह सकता है। फिर देखो कनाडा, तो कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया संघात्मक शासन व्यवस्था। अब संघात्मक क्या होती है, तो संघात्मक का मतलब है कि मतलब राज्य, केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो संघ का मतलब हो गया दोनों में शक्ति है बटी हुई होगी। ठीक है, फिर अवशिष्ट शक्ति है। तो संघात्मक शासन में हम क्या करेंगे, शक्ति विभाजन करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। तो और उनके अलावा जो बचा रह जाता है वो अवशिष्ट शक्तियों में आता है। तो यहाँ से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। फिर अवशिष्ट शक्तियाँ ली है कि जो किसी के पास नहीं है
वो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है और इसमें केंद्र को प्रधानता दी गई है। शक्ति का विभाजन होगा संघ सूची और राज्य सूची में। राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली हमने? कनाडा से। तो ऐसे याद रखो, राज्यपाल का घूमने गए, कनाडा घूमने गए हमारे। फिर है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन, अब ब्रिटेन को कैसे याद रखें? तो देखो, जैसे भारत में अंग्रेज़ लोग आए और वापस चले गए और किसी को अंग्रेजनी से प्यार हो गया समझने के लिए, और कुछ नहीं है, तो वो क्या है, विदेश पढ़ने गया था उस समय और वो किसी अंग्रेजनी से शादी करके ले आया। अब शादी करके ले आया तो घर में क्या बैठ गई? पंचायत, संसद बैठ गई। ठीक है, पंचायत कहते हैं ना, पंचायत की जगह संसद याद रखो। घर में क्या बैठ जाएगी? संसद बैठ जाएगी, नहीं बैठ जाएगी? कि ये तो पढ़ने के लिए भेजा था और देखो क्या कर लाया, शादी कर लाया, तो संसद बैठ गई। अब संसद बैठने के बाद क्या बनाए जाएंगे? विधि। विधि का मतलब होता है कानून। तो आप जानते हो कानून बनाए जाएंगे कि भैया या तो इसको हिंदू धर्म स्वीकार कराओ, या ये पूजा पाठ करेगी नहीं करेगी, हमारी संस्कृति अपनाएगी नहीं अपनाएगी। मतलब संसद बैठ गई, फिर विधि या कानून बनाए जाएंगे। फिर एकल नागरिकता, ठीक है, वो अकेली पड़ जाएगी। भाई विदेश से अकेली आई है ना, तो एकल नागरिकता, अकेली पड़ जाएगी वो औरत। फिर विधायी प्रक्रिया, फिर विधायी प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको सारे तौर तरीके सिखाए जाएंगे। तो आप केवल अगर ये इस तरह से ध्यान रखोगे कि हम ब्रिटेन गए, ब्रिटेन से ब्रिटेन ही लाए, तो घर में संसद बैठ गई, संसद बैठते क्या बना दिए गए? कानून बना दिए गए। तो विधि आ गई और विधि की प्रक्रिया बता दी गई कि किस किस तरह से, और फिर बाद में क्या हो गई? वो अकेली पड़ गई। ठीक है, तो अकेली से क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता हो जाएगा। इस तरह आप इनको दिमाग में याद कर सकते हो। एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप भूलोगे नहीं। फिर देखो आयरलैंड, तो देखो आयरलैंड में से आप याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है आयरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्रश्न आता है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से अपनाएं? तो देखो आयरलैंड में आप याद रखो आय, आय यानी इनकम। इनकम के लिए हम क्या बनाते हैं? नीतियाँ बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया। तो आय के लिए क्या बनाते हैं? नीतियाँ बनाते हैं कि हमको कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा। फिर निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ये हमने निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए, यहाँ बात कही थी निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए, ये तो अमेरिका से लिया है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, अगर आपने राष्ट्रपति का वीडियो नहीं देखा तो वो देखोगे, समझ जाओगे। उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है एकल अप्रत्यक्ष रूप से होगा और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती है ना। एक कोटा होता है, न्यूनतम कोटा, तो वो सारी बात मैंने बता रखी है, उस वीडियो को देख लेना। तो निर्वाचन की प्रक्रिया वो हमने ली है आयरलैंड से। और निर्वाचन के साथ साथ ही क्या लिए? मनोनीत सदस्य, यानी राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, खेलकूद इनसे संबंधित होते हैं, उनको चुनता है। तो ये जो सारी शक्तियाँ हमने किससे लिए? आयरलैंड से। तो आप ध्यान रखना, आय के लिए हम क्या बनाते हैं? नीति बनाते हैं। और नीति बना रहे क्यों? क्योंकि हमको निर्वाचन भी करना है फिर राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति क्या करेगा? 12 सदस्यों को नियुक्त भी करेगा। फिर देखो और भी आसान है, ऑस्ट्रेलिया। अब आपको बड़ी खुशी से याद होगा, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया, आप किस पे फोकस करना? लिया। और क्या लिया? तो यहाँ लिखा हुआ है प्रस्तावना, लेकिन आप प्रस्तावना मत देखो, आप इसको क्या याद रखो? पास्ता। क्या याद रखो? पास्ता याद रखो। प्रस्तावना की जगह क्या याद रखो? पास्ता। तो क्या लिया? प्रस्तावना लिया, तो प्रस्तावना की जगह पास्ता लिया। पास्ता आपको जल्दी याद रहेगा, तो आप तो याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? लिया। लिया क्या लिया? पास्ता लिया, तो प्रस्तावना हो गई। फिर कितना लिया? भाई कितना लेके आऊँ? 1 लाऊँ, 2 लाऊँ? तो समवर्ती, समान लेके आ, जितना तेरी प्लेट में है ना उतना ही मेरे लिए भी लिया। तो सम यानी समान, समवर्ती सूची में। और अगर माना वो आपकी प्लेट में कम ले आया और उसकी प्लेट में ज़्यादा आ गया, तो घर में क्या हो जाएगी? संयुक्त बैठक हो जाएगी। आप क्या बुला लोगे? झगड़ा हो जाएगा ना, भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है, 2 भाइयों में बहनों में झगड़ा हो जाता है कि इसने ज़्यादा ले लिया पास्ता, मेरे को नहीं दिया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया। तो संयुक्त बैठक हो जाएगी, ठीक है, मम्मी पापा इकट्ठे हो जाएगी, क्यों लड़ रहे हो? तो ये जो हमको याद रखना है और कुछ नहीं। तो इससे क्या आपको याद रहेगा, मैंने बहुत पहले याद किया था, अब तक मुझे याद है। तो देखो लिया, क्या लिया? पास्ता लिया, तो प्रस्तावना हो गई। कितना लिया? सम, समान लिया, तो समवर्ती सूची हो गई। और अगर कम लिया है तो संयुक्त बैठक हो जाएगी, फिर झगड़ा हो जाएगा। फिर देखो दक्षिणी अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका सिंपल सा है, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। अब होता क्या है, दक्षिण अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, काले। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ के लोग बहुत काले होते हैं। तो उसी तरह से आप ये मान के चलो कि कोई काला मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब क्या है कि हमको कोई लड़का है और वह सोच रहा है कि उसकी तमन्ना है कि मैं गोरी लड़की लेके आऊँ, शादी करूँ, या लड़कियों की तमन्ना है मेरे गोरा लड़का है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब उसकी शादी नहीं हो रही उस लड़के की, ठीक है। वो चाहता तो है कि गोरी लड़कियाँ है, लेकिन अब उसको मिल ही नहीं रही, तो वो क्या करेगा, संविधान संशोधन अपने दिमाग में संशोधन करेगा कि भैया नहीं हो रही, उससे बढ़िया है कि काली लड़की लानी पड़े पर मेरी शादी तो हो जाए, ठीक है। घर वाले पीछे पड़ रहे कि संविधान में संशोधन कर ले तेरे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते हैं और घर वाले हमारे पीछे पड़े हुए कि अपने संविधान में क्या कर ले, संशोधन कर ले। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिए, एक ही लिए, वो कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से लिए। फिर देखो जर्मनी, तो जर्मनी में कुछ नहीं है, यहाँ देखो लिखा हुआ है मनी। और आप जानते हो आपातकालीन शक्ति, और आपातकालीन शक्तियाँ 3 तरह की होती है, ठीक है। एक तो 352 होती है जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है भारी आक्रमण पे, एक 356 होती है जो आंतरिक विद्रोह या राज्य की स्थिति में, गृह युद्ध की स्थिति में हो जाता है, और तीसरी आपके होती है वित्तीय आपातकाल, तो उसमें भी 360 वाली वित्तीय होती है। अब यहाँ पे मनी का मतलब भी वित्त है, मनी का मतलब भी धन है, और आपातकालीन शक्तियों में जो वित्तीय आपातकाल है वो भी वित्त यानी धन है, तो मनी से मनी को मिला दो, ठीक है। या मनी का क्या नहीं होना चाहिए, आपातकाल, यानी मनी नहीं, मनी ख़त्म नहीं होनी चाहिए हमारे पास, बाकी कुछ भी हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी जेब हमेशा फुल रहनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा बताया है। अगर आप एक बार 2 बार इसको देख लोगे, समझ लोगे ना और लिख लोगे, तो आप फिर बहुत लंबे समय तक नहीं भूलने वाले। तो देखो दोबारा थोड़ा समझा देता हूँ। रोज़ जाते हैं तो कर्तव्य हमारा मना ले, पान बनाने की विधि होती है, फंस गए तो समानता दिखाएंगे, बंधुत्व दिखाएंगे, गणतंत्र दिखाएंगे, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया, ऐसे अमेरिका, ऐसे अधिकार लिए, अधिकारों का हनन हुआ तो कहाँ गए, स्वतंत्र न्यायपालिका में गए, न्यायपालिका ने डिसीजन दिया तो न्याय से ही न्याय पुनर्वलोकन हो गया। फिर न्याय पुनर्वलोकन दिया तो क्या हो गया, संविधान सर्वोच्च हो गया कि यार संविधान में बात है ऐसी। फिर निर्वाचित हमने राष्ट्रपति को किया, और राष्ट्रपति को निर्वाचित किया तो उसको हटा भी सकते हैं, तो महाभियोग हो गया, और राष्ट्रपति को हटाएंगे तो किसी को तो बिठाएंगे, तो फिर उपराष्ट्रपति हो गया। फिर उसके बाद कनाडा, तो कनाडा में 2 तरह की संघात्मक यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से हो गया। फिर हमने क्या ली, अवशिष्ट शक्तियाँ ली, शक्ति का विभाजन किया और राज्यपाल की नियुक्ति की, कहाँ पे, कनाडा। तो मैंने आपको बताया राज्यपाल कहाँ घूमने गए, कनाडा, ऐसे याद रखो। फिर ब्रिटेन से ब्रिटेन ही लिया है तो घर में संसद बैठ गई, कानून बना दिए गए तो विधि का शासन हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गई, बाद में वो क्या हो गई, अकेली पड़ गई। फिर उसके बाद में आयरलैंड की जगह आई याद रखो, आई के लिए क्या करते हैं, नीति बनाते हैं, निर्वाचन करते हैं, ठीक है। किसका, राष्ट्रपति का, पति तो करेगा, आय कौन लेके आएगा, पति लेके आता है ना घर में, तो राष्ट्रपति हो गया। और राष्ट्रपति को हम क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, मतलब पति को हम चुनते हैं, नहीं चुनते अपने मन से कि ये मेरा मन पिया, मेरा मन भाई, तो हम मनोनीत करते हैं, और तो मनोनीत सदस्य राज्यसभा के चुने जाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया, तो लिया क्या लिया, पास्ता लिया। फिर कितना लिया, समान लिया तो समवर्ती हो गई, नहीं लाया समान तो घर में झगड़ा हो गया तो संयुक्त बैठक हो गई। फिर दक्षिणी अफ्रीका, तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अपने दिमाग में क्या कर ले, संविधान संशोधन कर ले और जो वो मिल रही है उससे ब्याह कर ले। फिर है जर्मनी, तो मनी में क्या हो गया, आपातकाल, मनी का क्या हो जाता है, आपातकाल। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखते हो तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो। तो इस तरह से ही मैंने आपको पूरा प्रयास किया है समझाने का, आप इसको समझिए, देखिए वीडियो को, कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट करके। ओके, थैंक यू।